नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 31 अगस्त 2020 के समाचार विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार के प्रमुख आर्टिकल्स की हम समीक्षा करेंगे और उसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के संबंधित जो प्रमुख प्रश्न होंगे वो भी आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। हम अपनी पहली न्यूज़ पर आते हैं, जो हमारा एक एडिटोरियल का हिस्सा है। डिस्पाइट द मैसेजिंग इट इज स्टिल एडवांटेज चाइना। तो यहाँ पर अगर कोविड-19 के बाद की स्थिति देखें तो काफ़ी बार इस तरह का एक प्रयास हुआ है, या कह सकते हैं कि न्यूज़ में आपने काफ़ी बार इसको सुना होगा कि आने वाले समय में जिस हिसाब से चीन को वैश्विक स्तर पर अलग थलग करने के प्रयास हुए हैं, खासतौर पे पश्चिमी देशों की बात करें, अमेरिका की तरफ से या उसके समर्थक देशों के द्वारा, क्योंकि कोरोना वायरस का जो प्रारंभिक स्थल है वो चीन है। और माना जाता है कि चीन ने इसको समय रहते हुए इस पर रोक नहीं लगाई या इसके बारे में सूचनाओं को साझा नहीं किया, जिसने पूरे विश्व को वर्तमान में कोरोना के संकट में घेरा हुआ है। तो इस कारण से कहीं ना कहीं चाइना को एक वैश्विक स्तर पर एक जिम्मेदार माना जा रहा है वर्तमान स्थिति के लिए। और चीन की स्थिति हम देखें तो वर्तमान में विश्व का वह उत्पादन केंद्र बना हुआ है, एक प्रोडक्शन सेंटर के रूप में है। तो चीन को अगर हम देखें तो चीन की सबसे बड़ी एक मजबूती यहाँ पर है कि चाहे हम कच्चे माल के बहुत सारे उत्पादों की बात करें, या अगर हम बात करें जो बने बनाए उत्पाद यानी जो यहाँ पर उत्पादन किए जा रहे हैं उनकी, तो दोनों में ही, प्रोडक्ट में भी और प्रोडक्ट के लिए जो रॉ मटेरियल है, उन दोनों में ही चीन का वैश्विक स्तर पर एक बड़ा प्रभाव है। तो चीन में अगर इस तरह का महामारी की शुरुआत हुई तो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर जो सप्लाई चेन है, यानी जो एक तरह से आपूर्ति की श्रृंखला है, उस पर एक दुष्प्रभाव पड़ा। विश्व में सप्लाई चेन पर जो प्रभाव पड़ा उसके कारण कहीं ना कहीं विश्व को ये बात समझ में आई कि किसी एक देश पर अगर निर्भरता कच्चे माल के लिए या उत्पाद के लिए बहुत अधिक होगी तो यह दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है, जैसा कोरोना वायरस के समय चीन के ऊपर निर्भरता ने दिखाया। तो इसी कारण से सप्लाई चेन को एक विविधता लाने की बात की गई, यानी इसमें चीन के अलावा अन्य जो ऑप्शन है, अन्य जो हमारे पास विकल्प हैं, उन विकल्पों को तलाशने के लिए एक तरह से जोर दिया गया। और जब इस तरह के विकल्प की बात होती है तो चीन के सबसे अच्छे विकल्प के रूप में हमेशा भारत को माना गया है। ये अलग बात है कि हम उस पोजीशन को बहुत मजबूती से प्राप्त करने के लिए उतने प्रयास नहीं कर पाए। और कहीं ना कहीं भारत के ऊपर वर्तमान में एक जिम्मेदारी है कि वो चीन की जगह अपने आप को उत्पादन के एक बड़े केंद्र के एक सब्स्टिट्यूट के रूप में प्रेजेंट करें। और इस कड़ी में भारत सरकार की तरफ से काफ़ी प्रयास भी हुए हैं। यहाँ आर्टिकल ये कहता है कि जो प्रयास हैं उसके बाद भी एडवांटेज या लाभ की स्थिति में चीन ही दिख रहा है, यानी इतने बड़े महामारी के बाद भी चीन की स्थिति उतनी कमजोर नहीं है जितना हम समझ रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकताएं हैं, कुछ सुधार करने की आवश्यकताएं हैं, जिससे ये जो एडवांटेज हमें मिल सकता है उसको हम प्राप्त करें और अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकें। इसी संदर्भ में हमारे इस आर्टिकल की यहाँ पर हम समीक्षा करेंगे। वर्तमान स्थिति में अगर हम देखें तो अमेरिकी कंपनियां सबसे आगे थीं एक तरह से चीन से अपने व्यापार को हटाने के लिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा चीन को एक तरह से जो आर्थिक रूप में कमजोर करने की जो प्रक्रिया है वो महामारी से पहले से ही चल रही है। आप ध्यान रखें, अमेरिका और चीन के बीच में बड़ा व्यापारिक युद्ध चल रहा था, 2019 में काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था। और इस कारण से माना जा रहा था कि अमेरिका चीन को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहा है। और इस कड़ी में कहीं ना कहीं अमेरिकी कंपनियों को चीन से अलग हटने के लिए एक दबाव डाला जाएगा। और कोरोना महामारी के बाद अमेरिका को एक तरह से अच्छा विकल्प मिल गया चीन से कंपनियों को हटाने के लिए। लेकिन यहाँ पर अमेरिकी कंपनियों के सामने जो विकल्प हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। अगर हम पहले यहाँ पर पॉइंट पर देखें तो अमेरिका की कंपनियां ये कहती हैं कि चीन में जो वो उत्पादन कर रही हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है चीन एक बाजार के रूप में। तो चीन की जो कंपनियां हैं जो वहां से नहीं हटना चाहती हैं, उनका सिंपल मानना यह है कि चीन उनके लिए एक बड़े बाजार के रूप में है। आप ध्यान रखें, लगभग 140 करोड़ से ज्यादा आबादी का देश है, तो चीन एक बहुत बड़ा बाजार भी है। जैसा भारत एक बड़ा बाजार है वैसे चीन भी एक बड़ा बाजार है। तो जो अमेरिकी कंपनियां चीन के बाजार को देखकर अपना उत्पादन चीन में कर रही हैं, वो चीन से अपना उत्पादन नहीं हटाना चाहती हैं। जो उत्पादन चीन में करके निर्यात कर रही हैं वो जरूर संभावनाओं को तलाशेंगी। तो इस आधार पर बहुत सारी कंपनियां जो अमेरिका की चीन के बाजार को एक आकर्षण के रूप में देखकर वहां गई थी, उनके हटने की संभावनाएं कम है। तो पहली समस्या तो यहां पर यह आ जाती है। दूसरा, अगर हम देखें तो अमेरिकी कंपनियां जो हटना चाहती हैं
उनके पास विकल्प की जब बात करें तो भारत उनके सबसे पहले विकल्प के रूप में सामान्यतः नहीं दिखाई पड़ता है। कारण यह है, उनका मानना यह है कि जैसा चीन में एक इंडस्ट्रियल बेस यानी औद्योगिक आधार है, वो भारत में नहीं है। दूसरा हिस्सा अगर हम देखें तो एक्सपर्टाइज, विशेषज्ञता या स्किल या कौशल की बात कर सकते हैं। तो किसी विशेष उद्योग के लिए जो एक्सपर्टाइज की जरूरत है वो भारत में उतना पर्याप्त हमारे मानव संसाधन में नहीं दिखता है, ऐसा अमेरिका की कंपनियों का मानना है। इसी के साथ साथ अमेरिका की कंपनियां ये मानती हैं कि भारत के अलावा अन्य विकल्प भी उनके पास एशिया में है। अगर इसमें सबसे बड़ा नाम ले लें तो वियतनाम एक सस्ते विकल्प के रूप में दिखाई पड़ता है। तो चीन से अगर कंपनियां उत्पादन केंद्र हटाना चाहती हैं तो वियतनाम जैसे देशों को भी प्रेफर कर रही हैं। ये प्रमुख एक तरह समस्याएं हैं जो अमेरिकी कंपनियां देखकर उन्हें भारत की बजाय अन्य देशों में उत्पादन केंद्र ले जाने के लिए विवश कर रही हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, या हमारे लिए क्या ऐसे पॉइंट है जिनके आधार पर हम इन कंपनियों को आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एक नकारात्मक बिंदु हमने देखे जो भारत में आने के लिए कंपनियां उतना ज़्यादा प्रेरित नहीं हो रही हैं। अब अगर हम दूसरा पक्ष देखें कि भारत में ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जो निवेशकों को भारत में ला सकती हैं या उत्पादन केंद्रों को चीन से भारत में ला सकती हैं। आप सभी जानते हैं चीन में कम्युनिस्ट शासन है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर प्रतिबंध काफ़ी ज़्यादा हैं, वो चाहे प्रेस की बात करें, न्यायपालिका की बात करें या लोगों के अधिकारों के लिए। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो अधिकार हैं वो भारत में ज़्यादा मजबूत हैं। तो अगर आप देखें स्वतंत्र प्रेस की बात करें, न्यायपालिका की बात करें, लोकतांत्रिक हमारे जो मूल्य हैं, ये सब एक तरह से कहीं ना कहीं कंपनियों को एक आसान आधार देते हैं भारत में स्थापित अपने आप को करने के लिए। तो ये ऐसे एक तरह से शक्तियां हैं जो किसी भी कंपनी की ग्रोथ के लिए आवश्यक हैं। चीन में काफ़ी प्रतिबंध एक तरह से रहते हैं और न्यायपालिका पूर्ण रूप से सरकार के नियंत्रण में कार्य करती है। भारत में इस तरह का नहीं है, हमारे यहाँ प्रेस या न्यायपालिका है पूर्णतः स्वतंत्र है। तो कहीं ना कहीं बाहर की कंपनियां इस एक आकर्षण के कारण भारत में आने के लिए उत्साहित होती हैं। एक दूसरी जो बड़ी समस्या चीन में देखी जाती है कि अगर कोई बाहरी कंपनी चीन में अपना उत्पादन शुरू करती है तो उत्पादन करने के लिए जो उसका इंडस्ट्रियल सीक्रेट है, औद्योगिक रहस्य है, जिसके आधार पर वो कोई सामान को बनाती है, उसको एक तरह से हैक किया जाता है या अवैध रूप में चीनी कंपनियां उसे प्राप्त करती हैं, जिससे उन कंपनियों को नुकसान होता है जो ओरिजिनली सामान को बनाती हैं। तो ये चीन में एक बड़ी समस्या है। इसी के साथ साथ डाटा को बड़े पैमाने पर वहाँ सरकारों को दिया जाता है या सरकार डाटा को कंट्रोल करती है। जैसा अगर आप एग्जाम्पल देखें तो हुआवे के साथ में हुआ, तो हुआवे जो 5G टेक्नोलॉजी को दुनिया में ले जाना चाहती है, अमेरिका, यूके, इन सब के द्वारा इसको रोका गया। कारण है कि हुआवे के ऊपर आरोप लगता है कि वो चीन के सरकार के नियंत्रण में है या चीन की सरकार के जो लोग हैं वो हुआवे को एक तरह से नियंत्रित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर 5G टेक्नोलॉजी हुआवे दुनिया के अलग अलग देशों में स्थापित करेगा तो चीन की सरकार एक निगरानी या इंटेलिजेंस के रूप में उसका उपयोग कर सकती है किसी भी देश के खिलाफ में। तो इस तरह की एक समस्याएं चीन में बहुत ज्यादा है। भारत में ऐसी कोई समस्या इस तरह की नहीं है। तो दूसरा एक बड़ा आकर्षण माना जाता है ये, जो भारत में अमेरिकी कंपनियों को लाने के लिए विवश कर सकता है। तो ये दो प्रमुख हिस्से हैं जो चीन की तुलना में हमें एक तरह से मजबूत स्थिति में ले जाते हैं। अगर हम तुलनात्मक रूप में देखें तो चीन में ऐसे कौन से भाग हैं जो उससे भारत की तुलना में ज़्यादा प्रतिस्पर्धी या कम्पिटिटिव बना देता है। अगर बाहरी कंपनियां चीन और भारत में किसी एक में अपना निवेश करना चाहती हैं या उत्पादन केंद्र डालना चाहती हैं, तो पहला सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अगर हम देखें तो चीन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है, यानी जो अवसंरचना विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फैक्ट्री उत्पादन करने के लिए, वो काफ़ी बड़े पैमाने पर है। तो एक आधार को बहुत मजबूत रूप में चीन में स्थापित किया गया वहाँ की सरकार के द्वारा। दूसरा अगर हम देखें कौशल का स्तर, जो स्किल डेवलपमेंट है वहाँ पर लोगों का, वो काफ़ी हायर लेवल पर है और माना जाता है कि अगर वहाँ पर कोई इनोवेशन किया जाता है, कोई नवोन्वेष, कोई नया टेक्नोलॉजी को इनोवेट किया जाता है, तो वो कॉन्सेप्ट के लेवल से प्रोडक्ट, यानी अगर आपने कॉन्सेप्ट के रूप में कोई इनोवेशन किया है तो वो बहुत जल्दी प्रोडक्ट या उत्पाद के रूप में फैक्ट्री में बनने लगता है। तो ये विदेशी निवेशकों को आकर्षित करता है, क्योंकि इनोवेशन के बाद अगर वो प्रोडक्ट जल्दी मार्केट में ना आ पाए तो रिसर्च का जो फायदा है वो उतना नहीं हो पाता और कंपनियां घाटे में जाती हैं। तो चीन में ये स्थिति बहुत तेज है कि कॉन्सेप्ट के बाद जो प्रोडक्ट है वो इनोवेशन के बाद तेजी से मार्केट में आता है। आप देखें 5G टेक्नोलॉजी के मामले में हुआवे विश्व में एक तरह से पायनियर कंपनी के रूप में आगे बढ़ रही है। आप इसका अच्छा उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं। तो 5G टेक्नोलॉजी के मामले में कहीं ना कहीं चीन की जो हुआवे इतनी तेजी से बढ़ रही है वो बता रहा है कि इनोवेशन में, कॉन्सेप्ट से प्रोडक्ट उत्पादन में जाने में चीन की कंपनियां काफी आगे हैं और ये बाहरी निवेशकों को, उत्पादकों को आकर्षित करता है। तीसरा अगर हम देखें तो चीन में बड़े पैमाने पर विशेष औद्योगिक जोन यानी स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए गए हैं,
जिसमें अगर देखें लॉजिस्टिक्स यानी परिवहन के लिए या भंडारण के लिए जो भी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध है। उसके अलावा रिसर्च अनुसंधान की सुविधा उपलब्ध है। यूनिवर्सिटी तक स्थापित है यहाँ पर, जो औद्योगिक कामकाज को एक तरह से शिक्षा के स्तर पर उपलब्ध कराती हैं। इसी के साथ साथ फैक्ट्री के जो उत्पादन केंद्र है वो यहाँ पर है। कंपनियों के जो सेंटर या केंद्र हैं वो स्थापित हैं। तो एक ही केंद्र के अंदर लगभग सारी चीजें चीन में उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस कारण से विदेशी कंपनियां उत्पादन केंद्र चीन में ले जाने में अपने आप को ज्यादा सहज महसूस करती हैं। भारत में भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन या इस तरह के उत्पादन केंद्रों को सरकार बढ़ावा दे रही है, लेकिन चीन की तुलना में ये जो निवेश हमारे यहाँ किया जा रहा है बहुत न्यूनतम है। इस स्थिति में चीन कहीं ना कहीं भारत की तुलना में ज्यादा कम्पिटिटिव हो जाता है और बाहरी उत्पादन केंद्र बड़ी कंपनियों के चीन में स्थापित होते हैं। अभी हमने देखा कि चीन को एक तरह से हमारे ऊपर प्रतिस्पर्धात्मक जो बढ़त है तो उसे कम कैसे किया जा सकता है। भारत ऐसे क्या उपाय कर सकता है कि वो अपने आप को चीन की तुलना में एक बेहतर विकल्प के रूप में दुनिया में प्रस्तुत कर सके। तो सबसे पहला जो यहाँ पर हिस्सा देखें तो हमारी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है यानी जो विशेष आर्थिक जोन हमने बनाए थे उनकी जो नीति है उसको डब्ल्यूटीओ में कई बार चैलेंज किया गया है और डब्ल्यूटीओ ने इस नीति की आलोचना की है और हमारे खिलाफ निर्णय दिया है। पिछले वर्ष अगर हम देखें तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में भारत सरकार की जो नीति छूट की रहती है उसके ऊपर एक केस था और इस केस को डब्ल्यूटीओ में भारत हार गया। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जो नीति है उस पर नए रूप में विचार करने की आवश्यकता है और उसे इस तरह से बनाया जाए कि वो डब्ल्यूटीओ के नियम कानूनों में एक तरह से बंधी हो, जैसा चीन में एक तरह से कार्य हो रहा है। तो हमें एक तरह से अपनी जो विशेष आर्थिक जोन की नीति है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है और हम छूट कंपनियों को इस तरह से दें कि डब्ल्यूटीओ में उस पर किसी भी तरह का केस फाइल न हो सके। तो पहला बड़ा सुधार तो हमें यह करने की आवश्यकता है। अगर हम दूसरा यहां पर देखें तो औद्योगिक केंद्र जो हैं उनको भौगोलिक स्थिति के अनुसार डेवलप किए जाएं। जो इंडस्ट्रियल सेंटर है, एक अच्छा उदाहरण आप देखें, अगर हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें, उत्तर पूर्व जो भारत का इलाका है उसको अगर औद्योगिक केंद्र के रूप में डेवलप किया जाए तो ये दक्षिण पूर्व एशिया जो साउथ ईस्ट एशिया का हिस्सा है उसके साथ में कनेक्टिविटी को व्यापार के लिए बढ़ा सकता है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का डेवलपमेंट हमें दक्षिण पूर्व एशिया के एक बाजार के रूप में या उस क्षेत्र में अपनी जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उसे बढ़ाने में मदद करेगा। तो हमें औद्योगिक केंद्र जो भारत में बनाने हैं वो हम भौगोलिक स्थिति को एक तरह से देखकर करें। अगर हमें किसी पड़ोसी देश के साथ में व्यापार में फायदा होता है तो उस क्षेत्र में हम औद्योगिक केंद्र को बढ़ाएं। जैसा अगर हम देखें नेपाल के साथ सीमा क्षेत्र में या बांग्लादेश के साथ या भूटान के साथ जो भी जहां पर औद्योगिक संभावनाएं दिखती हैं तो भौगोलिक स्थिति के अनुसार पड़ोसी देशों को देखकर एक नीति बना सकते हैं। इसी के साथ साथ देखें जो तटवर्ती इलाके हैं वहां पर औद्योगिक केंद्रों को और मजबूत करने की आवश्यकता है क्योंकि निर्यात की संभावनाएं काफी आसान होती हैं और उत्पादन केंद्र से बंदरगाह तक सामान को ले जाने का खर्चा बचता है। तो जो हमारे तटवर्ती राज्य हैं वहां पर औद्योगिक केंद्रों को और ज्यादा बढ़ाने का काम किया जा सकता है। एक तीसरे पॉइंट पर अगर हम देखें, भारत में एक बड़ी राजनीतिक समस्या के रूप में अभी भी ये विद्यमान है कि केंद्र में अगर किसी पार्टी की सरकार है और राज्य में अगर किसी विरोधी पार्टी की सरकार है तो केंद्र की जो आर्थिक नीतियों का लाभ है वो राज्य उतना नहीं उठा पाते या राज्यों को उतना लाभ नहीं दिया जाता है। अगर इस तरह का भेदभाव होगा तो ये बाहरी निवेशकों को एक तरह से हतोत्साहित करता है क्योंकि अगर मान लीजिए केंद्र में किसी पार्टी की सरकार है और मान लीजिए 4-5 राज्यों में उसकी सरकार नहीं है और वो राज्य मान लीजिए निवेश के बड़े केंद्र हो सकते हैं तो विदेशी निवेशक वहां पर निवेश करने के लिए आकर्षित नहीं होंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि केंद्र की जो नीतियां हैं उनका लाभ उस राज्य को नहीं मिल पाएगा। तो ये जो एक तरह का भेदभाव दिखता है उसको दूर करने की आवश्यकता है, यानी किसी भी पार्टी की सरकार हो नीतियों को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा होगा तो बाहरी निवेशक आकर्षित होंगे और भारत में उत्पादन केंद्र बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं अगर चीन से उत्पादन केंद्र निकलेंगे, जो हम एक लाभ की स्थिति में अपने आप को पा सकते हैं। भारत में चौथा महत्वपूर्ण काम किया जा सकता है कि जो भी निवेश भारत में एक तरह से आ रहा है उसको मंजूरी देने की प्रक्रिया को आसान बनाया जाए, यानी निवेश जो है उसको मंजूरी देने के लिए जो तंत्र है वो आसान होना चाहिए, ऑनलाइन माध्यम से हो या एफडीआई की जो नीतियां हैं उसमें सरकार को और ज़्यादा छूट देनी चाहिए। भारत में एफडीआई नीति की अगर हम बात करें तो सरकार के द्वारा ज़्यादातर क्षेत्रों में जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है उसमें ऑटोमेटिक या स्वचालित निवेश की अनुमति दी जा रही है जिसमें न्यूनतम मंजूरी की आवश्यकता होती है। तो इस तरह की प्रक्रिया अगर सरकार अपनाती है तो ये निवेश को मंजूरी आसानी से एक तरह से उपलब्ध होगी और ऐसी स्थिति में निवेशक भारत में आकर्षित होंगे। अंतर मंत्रालय या इंटर मिनिस्ट्रियल जो कॉपरेशन है वो बढ़ना चाहिए।
उदाहरण के लिए हम देखते हैं जैसे इस्पात मंत्रालय है या श्रम मंत्रालय है या वाणिज्य उद्योग मंत्रालय है, इन तीनों मंत्रालय से कोई मंजूरी लेनी है तो अगर तीनों मंत्रालय के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो मंजूरी की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। तो अंतर मंत्रालय जो सहयोग है वो बढ़ाने की एक तरह से आवश्यकता है। इसी के साथ साथ जो मंजूरी की निवेश की प्रक्रिया है वो और तेज हो पाए तो प्रधानमंत्री जो कार्यालय है, प्राइम मिनिस्टर जो ऑफिस है, पीएमओ, उसमें एक व्यक्ति या एक आयोग या एक संस्था बनानी चाहिए जो निवेश को आकर्षित करने लायक जो नीतियां हैं उन्हें बनाने के लिए एक तरह से कार्य करे, जिससे कि आसानी से निवेश आकर्षित हो सके। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री कार्यालय से सीधे इस तरह का कोई काम होगा तो निवेश आसानी से मंजूरी प्राप्त होगा और कहीं ना कहीं भारत में निवेश आने में तेजी आएगी। भारत सरकार को जो अपनी नीतियां हैं उन्हें पारदर्शी रखने की आवश्यकता है। पारदर्शी नीति का मतलब है कि नीतियां ऐसी बने जो लंबे समय तक लागू हो सके। अगर ऐसा हो पाए कि नीतियों में स्थायित्व आ पाए तो कहीं ना कहीं जो निवेशक है वो आकर्षित होते हैं। क्योंकि अगर हम चीन में देखें तो चीन में जो सत्ता है वो एक पार्टी के पास है, किसी तरह का चुनाव नहीं होता है। तो आप जानते हैं कि नीतियों में एक स्थायित्व है, किसी तरह के परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। आज के समय में जिनपिंग राष्ट्रपति हैं, अगर आगे चलकर कोई और भी बनता है तो चीन की नीतियों में कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं होगा। हमारे यहाँ भी इस तरह की एक ऐसी स्थिति हो कि जो नीतियां आर्थिक विकास के लिए बन रही हो वो सभी पार्टियां अगर सत्ता में अलग अलग रूप में आती हैं तो वो उसको बनाकर रखें। तो नीतियों में स्थायित्व तो बहुत जरूरी है। तो पारदर्शी नीति का मतलब सरकार की जो नीतियां बने वो क्लियर हों और उद्योग एक तरह से उनका लाभ उठा सकें। ऐसा ना हो कि आने वाले समय में जल्द उसमें परिवर्तन हो जाए और निवेशकों से विचार विमर्श करके नीतियां बनाई जाएं। उसके अलावा जो भी उसमें स्टेक होल्डर हैं, वो चाहे राजनीतिक दल हों या राज्य सरकारें हैं, उनका भी सहयोग लेना चाहिए किसी भी तरह की नीति बनाने में। क्योंकि जितना ज्यादा सहयोग लिया जाएगा नीति उतने बड़े पैमाने पर सुचारू रूप में लागू हो सकती है। तो इस तरह की प्रक्रिया को भारत में कहीं ना कहीं अपनाने की आवश्यकता है। तो इस तरह के सुधार हैं जो हमें करना अभी आवश्यक है अगर हम चीन के विकल्प के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। क्योंकि वर्तमान स्थिति में चीन अभी भी एक लाभ की स्थिति में दिख रहा है और बड़ी कंपनियां बहुत बड़ी संख्या में भारत में आएंगी ऐसा अभी संभावनाएं कम है। एप्पल के द्वारा जरूर भारत में अपना असेंबली सेंटर की बात की गई है और इस तरह की संभावनाएं और हैं कि और कंपनियां भी आएंगी अगर हम अपने यहाँ की जो स्थितियां हैं उनमें और सुधार करते हैं। और सरकार इसके लिए सकारात्मक रूप में प्रयास कर रही है और जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं 6-7 प्रमुख बिंदु, उनको एक तरह से अगर लागू किया जाए तो आने वाले समय में जो निवेशक या जो उत्पादन केंद्र चीन से हटना चाहते हैं उनके लिए पहली एक तरह से जो चॉइस है उसके रूप में भारत उभर सकता है और ये भारत के आर्थिक विकास को एक बड़ी जंप दिला सकता है। हमारा जो घरेलू उद्योग है उसको भी बढ़ोतरी मिलेगी और आर्थिक रूप में भी देश विकास कर पाएगा। हमारे इस डिस्कशन के आधार पर एक मुख्य परीक्षा का प्रश्न आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। भारत को चीन की तुलना में निवेश का बेहतर विकल्प बनने के लिए कौन कौन से प्रमुख सुधार करने होंगे। जहां तक सुधार की बात करें तो हमने 7 अलग अलग सुधार आपको यहां पर डिस्कस किए हैं, वो आप बताएंगे। उसके शुरुआत में आप बता सकते हैं कि चीन में एक तरह से लाभ क्या है कि नीतियां जल्दी लागू हो जाती हैं, किसी भी तरह की नीति में विरोधाभास नहीं दिखाई पड़ता है। आप कह सकते हैं वहाँ कुशलता काफ़ी ज़्यादा है या जो इनोवेशन है वो प्रोडक्ट के रूप में सीधे आ जाता है। तो कुछ ऐसे पॉइंट जो हमने चीन के लाभ के रूप में दिखाए थे वो बताकर आप आगे बता सकते हैं कि हमारे यहाँ अभी वैसी स्थिति नहीं है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो आप नीचे जो हमने 7 ऑप्शन आपको दिए हैं कि क्या क्या किए जा सकते हैं उनको आप डिस्कस करके आप बता सकते हैं निष्कर्ष में कि आने वाले समय में भारत चीन के बेहतर विकल्प के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर सकता है और देश के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। तो ये हमारा समाचार वर्तमान में जो हमारा जर्नलिज्म या जो पत्रकारिता है उसके जो स्तर है उससे संबंधित है और खास तौर पर यहाँ पर जो टेलीविजन के पत्रकारिता हो रही है उसके संबंध में है। आप सभी इस बात का अनुभव कर रहे होंगे कि विभिन्न टीवी चैनल्स में जो भी समाचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं उनके स्तर में बड़े पैमाने पर गिरावट आई है। 2 न्यूज को एक तरह से हम देखते हैं कि वो किस तरह से पत्रकारिता के गिरते हुए स्तर को दिखा रहा है। पहला तो सुशांत सिंह राजपूत के संबंध में जो भी जांच हो रही है उसको कितना हाईलाइट करने का प्रयास किया जा रहा है या उसके बारे में ही दिन भर एक तरह से न्यूज चल रही है। तो एक बिंदु तो ये है। दूसरा समाचार अगर आप देखें तो ये सुदर्शन न्यूज से संबंधित है जिसमें एक तरह से एक केस चलाया जा रहा है या एक डिस्कशन का टॉपिक बनाया गया कि किस तरह से धीरे धीरे भारत की जो सिविल सर्विसेज है उसमें एक विशेष समुदाय को आगे बढ़ाया जा रहा है।
तो इस तरह का जब आरोप न्यूज़ चैनल कोई लगाता है तो पूरा हमारा जो प्रशासनिक ढांचा है, पूरी हमारी जो सिविल सर्विसेज है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क रेज किया जाता है। तो इस तरह के जो बयान हैं जो टीवी न्यूज़ चैनल में जा रहे हैं या डिस्कशन में आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पत्रकारिता के गिरते हुए स्तर को दिखाते हैं। वर्तमान में जो पत्रकारिता हो रही है वो सिर्फ टीआरपी को एक तरह से ध्यान में रखकर हो रही है, और पत्रकारिता का स्तर अगर टीवी चैनल्स में गिरता है तो इसका असर ये होता है कि अन्य जो माध्यम है एक तरह से जिन्हें पत्रकारिता में उपयोग किया जाता है, जैसे अगर हम प्रिंट मीडिया की बात करें तो उनके स्तर को भी एक तरह से गिरा हुआ मान लिया जाता है। तो ये एज्यूम कर लिया जाता है कि अगर टीवी न्यूज़ चैनल ऐसी स्थिति में पत्रकारिता को ला रहे हैं तो जो प्रिंट मीडिया उसकी भी स्थिति यही होगी। तो एक के कारण दूसरे पर इसका दुष्प्रभाव दिखाई पड़ता है। वर्तमान में अगर हम देखें तो सबसे बड़ी समस्या मीडिया ट्रायल की हो रही है। यानी कोई भी मान लीजिए केस है, जैसे अगर हम सुशांत सिंह राजपूत का केस ही देखें तो इसमें रिया चक्रवर्ती या जो भी अन्य लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको जब तक जुडिशरी के द्वारा कोई अपराध घोषित ना किया जाए उनके ऊपर, आप उनको अपराधी के रूप में चित्रित नहीं कर सकते हैं। तो मीडिया ट्रायल के माध्यम से किसी व्यक्ति को दोषी बनाना या किसी को एक तरह से दोषी न सिद्ध करना, तो ये एक तरह से किया जा रहा है। ये मीडिया का काम नहीं है। मीडिया को एक तरह से पक्ष और विपक्ष दोनों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। कोई भी मीडिया समूह अगर किसी एक पक्ष को लेकर आगे बढ़ता है तो ये पत्रकारिता का जो आधारभूत गुण है, पब्लिक गुड, यानी लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना, उसके खिलाफ जाता है। तो मीडिया ट्रायल करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जुडिशरी न्यायपालिका इसके लिए उपस्थित है। दूसरा अगर हम देखें तो न्यूज़पेपर्स के द्वारा अपुष्ट यानी ऐसी खबरों को प्रसारित किया जाता है जो वेरीफाइड नहीं है, कहीं पर भी इसके बारे में कोई बयान नहीं है वो सही है या गलत है। तो अगर अपुष्ट खबरें हैं तो सूत्रों के माध्यम से अगर आप खबर देते हैं और कोई भी आपके पास उसका वैलिड एक आधार नहीं कि वो सही है गलत है, तो आप उसे कैसे प्रसारित कर सकते हैं? क्योंकि जो लोग उसे सुन रहे हैं वो उस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मीडिया पर एक भरोसा करके चलते हैं कि वो सही खबर देते हैं। तो अपुष्ट खबरें ना आए ऐसा मीडिया को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई पत्रकार ऐसा है जो सरकार के विरोध के बारे में बात करता है या सरकार की नीतियों के खिलाफ बात करता है तो सरकार उसे घेरने का प्रयास करती है या सरकार के द्वारा उसे एक तरह से आप कह सकते हैं दोषी बनाया जाता है पब्लिक डोमेन में। अगर ऐसा होता है तो ये भी पत्रकारिता को एक तरह से निचले स्तर पर ले जाता है। उदाहरण की देखें तो ब्राजील में राष्ट्रपति जो बोल्सोनारो के खिलाफ वहां एक पत्रकार के द्वारा कोई आर्टिकल लिखा और उनके खिलाफ व्हाट्सएप पर एक बड़ा गंदा सा कैंपेन चलाया गया। तो इस तरह से अगर कोई भी राष्ट्राध्यक्ष है, कोई भी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति है, उसके खिलाफ अगर कुछ लिखा जाए और उसका इस तरह से अगर विरोध होता है तो कहीं ना कहीं पत्रकारिता का जो स्तर है वो अपने आप गिरता है, क्योंकि जो लोग ईमानदारी से बातों को लिखना चाहते हैं वो एक तरह से कटघरे में खड़े किए जा सकें। तो कहीं ना कहीं हमें इस तरह के प्रयासों से बचने की आवश्यकता है और ये तभी हो पाएगा जब पत्रकारों को सरकार की अगर कोई नीति है उसके विरोध में भी अपनी बात कहने के अधिकार प्रदान किए जाएं। चौथा अगर हम देखें, सरकार का प्रभाव जो टीवी चैनल्स पर है उसको एक तरह से रोकना। उदाहरण के लिए अगर हम हंगरी में देखें तो कई टीवी चैनल और न्यूज़पेपर्स हैं वो हंगरी की सरकार की तरफ से नियंत्रित हो रहे हैं। तो ये एक तरह से पत्रकारिता को नियंत्रित करने का तरीका है। तो सरकार का प्रभाव टीवी चैनल्स पर न्यूनतम रहना चाहिए, तभी पत्रकारिता स्वतंत्र और निष्पक्ष हो सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक गलत उपयोग आज के समय में होता है। आप देखें आज के समय में व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेज हमें फॉरवर्ड करके मिलते हैं, फेसबुक पर या ट्विटर की हम बात करें वहां पर हम बहुत सारे संदेश पढ़ते हैं और उनको एक तरह से अपनी नॉलेज समझकर उसका उपयोग आगे करते हैं। तो इस तरह से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर कोई भी न्यूज़ है वो कहीं पर भी वेरीफाइड नहीं है, उसके बाद भी लोग उसका उपयोग करते हैं आगे उस न्यूज़ को बढ़ाने में। तो ऐसी स्थिति में गलत समाचार है वो भी फैलते हैं। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उनके उपयोग को नियंत्रित करना होगा, क्योंकि इसके कारण से पत्रकारिता का एक ऐसा रूप उभर के आ रहा है जो पत्रकार नहीं है लेकिन पत्रकारिता को एक तरह से व्यवसाय के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं और खुद को पत्रकार के रूप में स्थापित कर रहे हैं, जबकि वो किसी भी मानदंड में पत्रकारिता के जो आधार है उनको पूरा नहीं करते हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक तरह से जो पत्रकारिता का एक स्तंभ है उसके रूप में आगे नहीं बढ़ने देना है। अगर ऐसा होगा तो इससे भी पत्रकारिता को हम एक तरह से संरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई कुछ भी पोस्ट कर सकता है और उसका सोर्स क्या है या कितना वो वेरीफाइड है इसके बारे में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बताने की आवश्यकता है। अगर ऐसा हो पाएगा तो पत्रकारिता के गिरते हुए स्तर को रोकने में मदद मिल सकती है। एक पांचवा देखें कि पत्रकारिता का जो प्रमुख उद्देश्य है
अभी हमने डिस्कस किया पब्लिक गुड, लोगों के कल्याण की बात करना। तो कोई भी ऐसा सरकार का फैसला है जो लग रहा है कि किसी भी व्यक्ति को उसका नुकसान होगा, तो उसके बारे में बताना। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो आप पब्लिक गुड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। केवल पॉपुलर यानी प्रसिद्ध होने के लिए अगर पत्रकारिता की जाएगी तो ये पब्लिक गुड को एक तरह से पीछे हटाएगा। तो पॉपुलर आइडियाज जो पब्लिक गुड का है वो आगे बढ़ना चाहिए। केवल प्रसिद्धि के लिए अगर पत्रकारिता की जाएगी तो वो कहीं ना कहीं पत्रकारिता के जो आधार है उनको कमजोर करता है। और खास तौर पर अगर हम टीवी चैनल्स की बात करें तो इनको अकाउंटेबल या उत्तरदायी एक तरह से बनाना होगा। हमें किसी तरह की संस्था या एक तरह से ऐसे कानून लाने होंगे कि टीवी चैनल किस तरह के समाचारों को प्रसारित कर सकते हैं या किस स्तर तक कोई भी मान लीजिए अपराध है या किसी अपराध की जांच है उसकी रिपोर्टिंग वो लगातार कर सकते हैं। तो ये अगर निर्धारित किया जाए तो कहीं ना कहीं टीआरपी के लिए किसी विशेष समाचार को लगातार हाईलाइट करने की जो एक घटनाएं होती हैं उस पर रोक लगाई जा सकती है और टीवी चैनल्स ज्यादा अकाउंटेबल होकर एक तरह से कार्य कर सकते हैं। अगर टीवी चैनल अकाउंटेबल बनते हैं तो जो पत्रकार उसमें कार्य कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं पब्लिक के द्वारा एक तरह से एक जर्नलिज्म को प्रोटेक्ट करने वाले व्यक्ति के रूप में माना जाता है। तो अगर टीवी चैनल्स इसी तरह से कार्य करेंगे तो पत्रकार जो उसमें इन्वॉल्व हैं उनके स्तर को तो गिरा हुआ माना ही जाएगा। आगे चलकर अन्य माध्यम में जैसे प्रिंट मीडिया में जो पत्रकार हैं उनके कार्य को भी एक तरह से निचले स्तर पर मान लिया जाएगा। तो ये कह सकते हैं जनरलाइज एक विचार हो सकता है। तो उसको रोकने के लिए जरूरी है कि टीवी चैनल्स को अकाउंटेबल बनाकर एक तरह से उनको एक इस तरह के मानदंड या मानक बनाए जाए जिसके आधार पर वो कार्य कर सकें। यहाँ पर जो स्वतंत्र विचार अपने रखने की बात है उस पर किसी तरह के प्रतिबंध लगाने की बात नहीं है, लेकिन एक गाइडलाइन ऐसी होनी चाहिए जिसके आधार पर टीवी चैनल्स काम करें, जिससे कि वर्तमान स्तर पर जो टीवी चैनल पहुंच रहे हैं जिस तरह से टीआरपी के लिए पत्रकारिता को आगे बढ़ाया जा रहा है टीवी चैनल्स में उसको रोका जा सके। हमारे इस डिस्कशन के आधार पर एक मेंस का क्वेश्चन आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता अपने कर्तव्यों का निर्वहन स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप में करें तभी लोकतंत्र सफलता प्राप्त करता है। उपरोक्त कथन की समीक्षा करें। तो कि समीक्षा करने के पार्ट पर सिंपल सा ये स्टेटमेंट है, इसको आपको बताने की जरूरत है कि किस तरह से सही है। देखिए पत्रकारिता अगर अपने कर्तव्य स्वतंत्र रूप से निभाएगी तो सरकार की अगर कोई गलती भी है तो उसको बाहर लाएगा। तो अगर गलती सरकार की बताई जाएगी तो कहीं ना कहीं सरकार उसमें सुधार कर सकती है और ऐसी स्थिति में लोगों का कल्याण सुनिश्चित होगा। और लोगों का कल्याण लोकतंत्र का एक प्रमुख आधार है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र में जो पब्लिक है जो जनता है वो प्रमुख रूप से इसमें भागीदार है। अगर जनता के लाभ के लिए कोई कार्य होता है तो ये लोकतंत्र की सफलता को एक तरह से दिखाता है। आप एग्जाम्पल के माध्यम से बता सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति मान लीजिए किसी अपराध में दोषी है तो जब तक न्यायपालिका उसको दोषी न ठहरा दे उसके बारे में कि वो दोषी है या नहीं है कोई मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो एक तरह से लोगों के विचारों को हम गलत तरीके से प्रभावित कर रहे हैं और लोकतंत्र में अगर गलत विचार इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो ये लोकतंत्र की सफलता के लिए अच्छा नहीं है। इसी तरह से आप बता सकते हैं कि चुनाव में किसी विशेष पार्टी या किसी विशेष दल या व्यक्ति के बारे में अगर ज्यादा समाचार दिया जा रहा है तो ये भी एक तरह से उस टीवी चैनल को किसी विशेष पार्टी के झुकाव की ओर दिखाता है। तो ऐसी स्थिति में जो जनमत है वो बदल सकता है। तो जनमत सही या गलत का फैसला करने के लिए अपना जब वोटिंग का करने का अधिकार का उपयोग करता है तो उस समय वो इस तरह के जो टीवी चैनल्स के समाचार हैं उनसे प्रभावित होता है। तो टीवी चैनल्स जब भी कोई रिपोर्टिंग करें तो उन्हें निष्पक्ष होकर सभी पक्षों को दिखाना चाहिए, जिससे कि जनता के द्वारा जब अपना निर्णय लिया जाए तो वो दोनों पक्षों को देखकर निर्णय ले सके, किसी एक पक्ष के आधार पर निर्णय ले ले। क्योंकि अगर एक पक्ष के आधार पर निर्णय होगा तो कहीं ना कहीं इसमें गलती की संभावनाएं बनती हैं। अगर किसी पार्टी को इस तरह से एक पूरा समर्थन मिलता है टीवी चैनल्स का तो कहीं ना कहीं वो जन कल्याण की भावना से पीछे हट सकती है और ये लोकतंत्र के लिए खतरा हो सकता है। तो इस तरह के उदाहरण के माध्यम से आप यहाँ पर इसे बता सकते हैं। और वर्तमान में या जो हमने हंगरी ब्राजील के उदाहरण आपको बताया उनको भी एग्जाम्पल के रूप में आप कोट कर सकते हैं कि अगर सरकार नियंत्रित करती है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पत्रकारिता आगे बढ़ती है तो ये कहने के पत्रकारिता के स्तर को गिराएगा और ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक स्थिति बनती है। क्योंकि लोकतंत्र में सही गलत जो बातें हैं वो लोगों तक पहुंचाने के लिए पत्रकारिता एक प्रमुख आधार है। तो उसका स्वतंत्र और निष्पक्ष होना लोकतंत्र के सही रूप में सफल होकर आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। प्रीमैच्योर रिटायरमेंट नॉट ए पेनल्टी सेज डीओपीटी। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी कार्मिक तथा प्रशिक्षण जो विभाग है उसने ये कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को समय से पहले रिटायर किया जाता है तो वो कोई पेनल्टी नहीं है, वो एक तरह से जो उस विभाग या मंत्रालय की बात करें
कार्य क्षमता को मजबूत रखने के लिए एक तरह से कार्य है, तो उसे पेनल्टी के रूप में एक तरह से ना लिया जाए। तो हम देखते हैं कि जो भी सेंट्रल सर्विस में, सेंट्रल सिविल सर्विसेज के पार्ट पर जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक तरह से रिटायरमेंट की स्थितियां क्या हैं, या किस तरह से उनके रिटायरमेंट अगर समय से पहले दिया जा रहा है तो क्या क्या शर्तें हैं, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। डीओपीटी के द्वारा यानी कार्मिक और प्रशिक्षण जो विभाग है उसने क्लियर किया है कि सरकारी कर्मचारियों को अगर समय से पूर्व सेवानिवृत्ति दी जा रही है तो इसका मतलब कोई अनिवार्य सेवानिवृत्ति नहीं है और ना ही कोई जुर्माना है। तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति का मतलब है जैसे मान लीजिए किसी जांच में कोई अधिकारी पकड़ा जाता है तो उसको कंपलसरी रूप में रिटायर किया जाता है, अनिवार्य रूप में सेवानिवृत्ति दी जाती है, या एक जुर्माने या पेनल्टी के रूप में कभी कभी उसको रिटायरमेंट दिया जाता है, तो वो नहीं माना जाए अगर समय से पूर्व किसी व्यक्ति को रिटायर किया जा रहा है। अगर हम सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972 की बात करें तो अगर किसी व्यक्ति को समय से पहले रिटायरमेंट दिया जा रहा है तो उसको कम से कम 3 महीने का नोटिस दिया जाता है, या 3 महीने के वेतन और भत्ते के साथ में एक तरह से उसको रिटायर करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। ए और बी ग्रुप के लिए देखें तो ऊपर की शर्त है कि 35 आयु सीमा से पहले वो सेवा में आ चुका हो और 50 वर्ष की आयु उसने अगर पूरी कर ली है तो उसे समय से पहले रिटायर करने की प्रक्रिया हो सकती है। अन्य सेवाओं में यानी ए और बी के अलावा जो कैटेगरी है उसमें अगर व्यक्ति 55 साल की आयु पूरी कर चुका है तो उसको समय से पहले रिटायर करने की प्रक्रिया हो सकती है। अगर हम समूह सी की सेवा की बात करें और ऐसे पद पर अगर कोई सरकारी कर्मचारी तैनात है तो उसको रिटायर किया जा सकता है अगर वो किसी भी पेंशन नियम के अंतर्गत नहीं आता है और उसने 30 साल तक की सेवा एक तरह से पूरी कर ली है। तो यहाँ पर वही प्रक्रिया है कि 3 महीने के वेतन और भत्ते के साथ साथ या 3 महीने का जो नोटिस पीरियड है उसके आधार पर किसी व्यक्ति को समय से पहले रिटायर किया जा सकता है अगर वो समूह सी यानी ग्रुप सी की सेवा में एक तरह से कार्य कर रहा है। इसी तरह से डीओपीटी की तरफ से यह बात कही गई है कि जो भी कर्मचारी हैं उनका हर तिमाही एक तरह से उनकी जो परफॉर्मेंस है उसकी समीक्षा की जाएगी, और जो लोग 50 या 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं या 30 साल की सेवा काल उनका हो चुका है उनके बारे में एक रजिस्टर अलग से बनाकर रखा जाएगा, क्योंकि 55 या 50 वर्ष की आयु के बाद अगर कोई व्यक्ति कार्य उतना सही से नहीं कर पा रहा है तो उसे प्री मैच्योर रिटायरमेंट के लिए एक तरह से ऑप्शन दिया जा सकता है। तो ऐसे लोगों के बारे में एक रजिस्टर में एक डाटा रखने की आवश्यकता है। कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी यानी कैडर नियंत्रण प्राधिकरण है, वहां पर सचिव स्तर का एक जो अधिकारी होता है वो 2 सदस्यों की एक समीक्षा समिति बना सकता है, और इस समीक्षा समिति के द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि किसी व्यक्ति के संबंध में रिटायरमेंट का जो निर्णय लिया गया था वो बदलना है या उसको वैसे ही रखना है। तो इस तरह के निर्णय जो पहले लिए गए किसी के रिटायरमेंट के बारे में उसकी समीक्षा की जा सकती है। तो हर तरह की सुविधाएं एक तरह से उपलब्ध हैं। अब जब भी समीक्षा की जाती है तो किसी व्यक्ति को रिटायर करने का कोई निर्णय है उसके संबंध में निर्णय करते समय कमेटी के द्वारा पहला जो यहां पर देखा जाता है संदिग्ध अखंडता, यानी अगर कोई व्यक्ति है उसकी इंटीग्रिटी एक तरह से क्वेश्चनेबल है, यानी वह सरकार के लिए उत्तरदायी रूप में कार्य कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है वो देखना। दूसरा अगर हम देखें अप्रभाविता, यानी वो प्रभावी रूप में अपना कार्य नहीं कर पा रहा है, या फिटनेस या उसकी जो सक्षमता है कार्य करने की उसका लेकर अगर कोई सवाल है, तो इन सब मामलों में एक तरह से जो समिति है वह समीक्षा करके किसी व्यक्ति को समय से पहले रिटायरमेंट की प्रक्रिया में ला सकती है। तो ये पेनल्टी नहीं है और ये एक तरह से कंपलसरी रिटायरमेंट नहीं है, लेकिन 55 साल और 50 वर्ष की आयु के बाद एक तरह से रिटायरमेंट की प्रक्रिया को प्रारंभ करने की स्थिति बन सकती है। तो ये कोई पेनल्टी नहीं मानी गई है जिसको डीओपीटी ने एक अपने आदेश के द्वारा क्लियर किया है। तो इसी संबंध में हमारा एक प्री का क्वेश्चन देखें। निम्न कथनों पर विचार करें। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार समय पूर्व रिटायर करने का अधिकार रखती है तथा पूर्व के आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार भी होता है। अब हमने डिस्कस किया एक कमेटी बनाई जा सकती है रिटायरमेंट के लिए कम से कम 3 माह का नोटिस या 3 माह का वेतन तथा भत्ता देकर रिटायर की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है, तो दोनों सही है, तो आंसर है आपका सी। नेक्स्ट हम इस पर आते हैं और ये उड़ीसा में जो बाढ़ की स्थिति बन रही है उसके संबंध में है। महानदी के अलावा अगर हम सुमन रेखा, बुरा बलंगा, बैतरणी, ब्राह्मणी इन सब नदियों की बात करें तो ये भी एक तरह से बाढ़ के स्तर पर पहुंच रही हैं। तो इन्हीं नदियों के संबंध में जो उड़ीसा की प्रमुख नदियां हैं उनके संबंध में यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। अगर हम महानदी रिवर बेसिन की एक तरह से बात करें तो महानदी का जो प्रमुख सहायक नदियां वो आप ध्यान रखें, सेवनाथ, इसके अलावा हंसदेव, यहाँ पर आप देखें तो मांड है, एब है, ये जोंक है और ये तेल।
ओंग। तो ये सब प्रमुख एक तरह से सहायक नदियां हैं किसकी, महानदी की। और महानदी अंतिम रूप में अगर आप देखें तो उड़ीसा के तट पर ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके अलावा अगर हम उड़ीसा के तट पर अन्य प्रमुख नदियों को देखें तो हमारे लिए जो प्रमुख नदियां हैं, अगर आप देखें सुवर्ण रेखा की बात करें, उसके अलावा अगर हम बूधा बलांगना रिवर की बात करें, इसके अलावा बैतरणी रिवर के लिए यहां पर देखते हैं, चौथे पर आप देखें ब्राह्मणी रिवर, पांचवें पर महानदी, छठवां अगर हम देखें तो ऋषिकुल्या रिवर, इसके अलावा वंशधारा रिवर की बात करें या नागाबली रिवर की बात करें, तो उड़ीसा के तट पर जो नदियां हैं अगर आप सीक्वेंस देखें तो सुवर्ण रेखा, उसके अलावा बूधा बलांगा, इसके अलावा बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, ऋषिकुल्या, वंशधारा और नागबली। तो ये प्रमुख नदियां हैं एक तरह से जो उड़ीसा के तटीय भाग पर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगर आप प्रमुख नदियों में देखें तो खास तौर पे आपको सुवर्ण रेखा को याद रखना है, बैतरणी को याद रखना है, ब्राह्मणी को याद रखना है और महानदी को। इसके अलावा ऋषिकुल्या नदी को भी आप देख सकते हैं। तो सीक्वेंस के पार्ट पर अगर आप देखें तो पहले सुवर्ण रेखा, फिर बैतरणी, फिर ब्राह्मणी, महानदी और उसके बाद ऋषिकुल्या। तो इन्हीं नदियों को क्रम से लगाने को लेकर हमने आपको प्री का एक क्वेश्चन दिया है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली निम्न नदियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं। यहाँ पर ब्राह्मणी, बैतरणी, सुवर्ण रेखा और महानदी दी गई है। पिछले मैप में हमने देखा अभी कि पहले सुवर्ण रेखा है, उसके बाद वैतरणी है, फिर ब्राह्मणी और सबसे नीचे महानदी। अगर हम इन चारों में देखें तो सबसे पहले आपको किसे लगा देना है, सुवर्ण रेखा। तो ये तो आप ध्यान रखें कि पहले नंबर पर 3 होगा और सबसे लास्ट में कौन सी है, महानदी। तो 3 उत्तर से दक्षिण लगाना है, यानी आपको नॉर्थ से साउथ लगाना है। तो सबसे ऊपर कौन सी होगी, सुवर्ण रेखा और सबसे नीचे महानदी। तो 3 और सबसे लास्ट में क्या होगा, 4। ये आपको एक तरह से देखना है कौन सा विकल्प है जहां 3 पहले नंबर पर है और 4 सबसे लास्ट में है, यानी सुवर्ण रेखा पहले पर और महानदी लास्ट में। तो ये चौथा विकल्प है। तो आंसर है आपका 3, 2, 1, 4, यानी पहले सुवर्ण रेखा, उसके बाद आपका वैतरणी, फिर ब्राह्मणी और लास्ट में महानदी। तो उड़ीसा के तट पर जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं उनके क्रम को आप उत्तर से दक्षिण में इस तरह से याद रखें। दक्षिण से उत्तर भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज पर आए तो ये नर्मदा नदी में जो बाढ़ आई है उसकी स्थिति को एक तरह से दिखाया जा रहा है। खास तौर पर अगर हम मध्य प्रदेश का होशंगाबाद इलाका देखें तो ये नर्मदा नदी की बाढ़ के कारण पूर्ण रूप से एक तरह से बाढ़ से ग्रसित है। तो नर्मदा नदी के संबंध में यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। नर्मदा के बारे में आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है। ये रिफ्ट वैली में भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है, यानी एक तरह से 2 पहाड़ियों का जो इलाका है उसके बीच में जो घाटी है उसमें से नर्मदा बहती है। तो अगर आप एक तरफ से देखें तो विंध्याचल और नीचे देखें आप सतपुड़ा। इसके अलावा तापी नदी भी भ्रंश घाटी से बहती है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच की जो घाटी है उसमें नर्मदा नदी बहती है। तो भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। ये बहुत ज्यादा अपने साथ डिपॉजिट या एक तरह से सेडिमेंट का हिस्सा है, जो अवसाद है वो कैरी नहीं करती है, इसीलिए इसके द्वारा डेल्टा नहीं बनाया जाता। इसके द्वारा निर्माण किया जाता है किसका, इसके द्वारा निर्माण किया जाता है एस्चुरी का। तो ये भड़ूच के पास गुजरात में जब अरब सागर में गिरती है तो ये एस्चुरी का निर्माण करती है, न कि डेल्टा। तो नदियां जो अवसाद कम ले जाती हैं वो सामान्यतः डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो ध्यान रखें तापी और नर्मदा दोनों ही एस्चुरी का निर्माण नहीं करती हैं जब वो अरब सागर में गिरती हैं। तो ये हम नर्मदा के संबंध में यहाँ पर आपका एक प्री का क्वेश्चन दे रहे हैं। नर्मदा नदी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यह पश्चिम दिशा में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखें वेस्ट डायरेक्शन यानी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। गंगा आप देखें एक तरह से कहां से, पश्चिम से पूरब की ओर एक तरफ प्रवाह है। तो पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है भारत की। दूसरा, यह विंध्याचल तथा सतपुड़ा के बीच भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है, अभी आपको बताया। इसका उद्गम अमरकंटक के पठार से मध्य प्रदेश में होता है। यह अरब सागर में गिरते समय एस्चुरी का निर्माण करती है। चारों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर है आपका डी 1, 2, 3। नेक्स्ट न्यूज पर हम आते हैं फॉर द वीकेस्ट। तो यहां पर अगर हम देखें तो जो पिछड़े वर्ग यानी जो बैकवर्ड क्लास है उनके संबंध में यहां पर एक सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसको हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। इस 2004 के निर्णय के द्वारा कहा गया था कि राष्ट्रपति के द्वारा अगर शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जातियों के लिए कोई लिस्ट जारी की गई है तो राज्य उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यह 2004 का निर्णय है, लेकिन इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से यहां पर अस्वीकार किया है। यानी सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि अगर राष्ट्रपति के द्वारा शेड्यूल कास्ट के संबंध में कोई लिस्ट जारी की गई है तो उस लिस्ट में राज्य परिवर्तन कर सकता है। तो राज्य अगर कुछ जातियों को लाभ देना चाहता है तो जो शेड्यूल कास्ट की लिस्ट राष्ट्रपति ने जारी की है उसमें राज्य अपने हिसाब से परिवर्तन कर सकता है। तो एबी चिनैया का जो वर्डिक्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट एक तरह से पलट रहा है। अगर हम देखें तो 2018 में संविधान का 102वां जो संविधान संशोधन पारित हुआ
इससे हमारे संविधान में 342 ए आर्टिकल को जोड़ा गया और इसके माध्यम से राष्ट्रपति को एक तरह से शक्ति दी गई कि राज्यों के परामर्श से जो पिछड़े वर्गों की सूची है उनको अधिसूचित कर सकते हैं। पिछड़े वर्ग मतलब बैकवर्ड क्लास की एक लिस्ट को अधिसूचित कर सकते हैं। जहां तक अनुसूचित जनजातियों की बात करें तो ये आर्टिकल 342, तो 342 और ये 341, तो उसी तरह के अधिकार एक तरह से जो बैकवर्ड क्लास है, जो पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए 342 ए के माध्यम से दिए गए, जो 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे संविधान में जोड़ा गया। इस प्रकार की जो सूची जारी की जाती है इसमें संसद को एक तरह से परिवर्तन करने का अधिकार है और ये एक बार इस तरह का परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन अधिसूचित होने के बाद अगर कोई परिवर्तन करना है तो वो संभव नहीं होगा। वो परिवर्तन करना है तो फिर से संसद में एक तरह से जो प्रस्ताव है वो लाना पड़ेगा। तो संसद अधिसूचित करके परिवर्तन कर सकती है, लेकिन आगे और करना है तो उसके लिए दोबारा एक तरह से अनुमति उसको नहीं है। दोबारा करना है तो फिर से संसद में एक तरह से जाने की जरूरत है। यानी जो भी राष्ट्रपति की अधिसूचना है उसमें संसद के प्रस्ताव के माध्यम से कुछ परिवर्तन संभव है। 2004 का ये जो निर्णय है, अगर इस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पुनर्विचार करके ये कहा जाता है कि वो गलत है और राज्य जो बैकवर्ड क्लास की लिस्ट है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, अगर राष्ट्रपति ने घोषित किया है उसके बाद, तो ये कहीं ना कहीं उन राज्यों के लिए काफी राहत प्रदान करेगा जो अनुसूचित जाति समुदायों के भीतर जातियों के लिए अपने दायित्व को पूरा करना चाहते हैं, जिन्होंने कम से कम प्रगति की है। क्योंकि बहुत से ऐसी एससी कम्युनिटीज हैं जिसमें कम्युनिटी के अंदर और ज्यादा कम्युनिटीज हैं। बहुत सारी अनुसूचित जातियां ऐसी हैं उनके अंदर अन्य एक तरह से विभाजन भी है। तो अनुसूचित जातियों में विशेष अनुसूचित जातियों को फायदा हुआ है, लेकिन अन्य को उतना फायदा नहीं हुआ है। तो वो फायदा देने के लिए राज्य सरकारें अनुसूचित जातियों में एक विभाजन कर सकती हैं और ये एक तरह से स्वीकार किया जाएगा अगर 2004 के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर बदला गया है। वर्तमान स्थिति में आप देखें तो पंजाब राज्य को एक तरह से लाभ होगा, क्योंकि अनुसूचित जाति के कुछ इस तरह के जाति हिस्से हैं जिनको उनका उतना लाभ नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। खास तौर पर अगर हम वाल्मीकि समुदाय की बात करें या मजहबी सिखों की बात करें तो उनको लाभ देने के लिए पंजाब सरकार अब अनुसूचित जाति की जो लिस्ट है उसमें कुछ परिवर्तन कर सकती है। पंजाब सरकार अब ये कर सकती है क्योंकि पंजाब सरकार इस तरह का एक प्रयास कर रही थी, लेकिन चिनैया केस का हवाला देते हुए उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी थी। तो अब पंजाब सरकार ये कार्य कर सकती है। तमिलनाडु में भी इसी तरह का एक कार्य हो रहा है कि वहां पर जो एससी कोटा है 18% का, उसमें अरुंधितरों के लिए जो एससी का एक कह सकते हैं जाति समूह है उनको 3% आरक्षण देने की बात की जा रही है। तो ये संभव हो पाएगा, यानी अनुसूचित जाति के अंदर एक तरह विभाजन राज्य कर पाएंगे। जो राष्ट्रपति की अनुसूचित लिस्ट है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि जो चिनैया केस है 2004 का निर्णय वो कहता है कि राज्य इस तरह का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि राज्य ऐसा परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये राज्यों के लिए एक लाभकारी स्थिति यहां पर दिख रही है। इसी संदर्भ में हमारा प्रीकैप क्वेश्चन देखें। संविधान संशोधन 102 के द्वारा अनुच्छेद 338 बी तथा 342 ए को जोड़ा गया। सही स्टेटमेंट है। अनुच्छेद 338 बी के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। देखिए स्थापित पहले था लेकिन संवैधानिक दर्जा इसको बाद में दिया गया। ये 338 बी आर्टिकल जुड़ा उसके बाद। अनुच्छेद 338 बी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के बारे में शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जांच करने का अधिकार देता है। सही स्टेटमेंट है। और चौथा, 342 से राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है। तो ये अधिकार 342 ए के माध्यम से राष्ट्रपति को दिए गए हैं कि वो जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए एक तरह से लिस्ट को जारी कर सकते हैं। तो चारों स्टेटमेंट सही है। आंसर है आपका डी। इस न्यूज की बात करें तो ये उड़ीसा में भौगोलिक सूचक यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेटर प्राप्त एक हल्दी की वहां पर प्रजाति है जिसे कांदमल हल्दी कहा जाता है, जिसको भौगोलिक सूचक का एक दर्जा दे दिया गया है। तो उसका उत्पादन तो बहुत बम्पर हुआ है कांदमल में, लेकिन उसकी उतनी बिक्री नहीं हो पा रही है। तो किसान कहीं ना कहीं इससे परेशान है। तो इसी संदर्भ में हम यहाँ पर जो जीआई टैग दिया गया कांदमल हल्दी को, उसके संबंध में प्री का यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन के पहले आप देखें कि 2019-20 में अगर हम देखें तो निम्नलिखित उत्पादों को विभिन्न प्रकार के अलग अलग राज्यों से जो संबंधित हैं उनको भौगोलिक सूचक दिया गया है। WTO का जो ट्रिप्स कानून है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी
यानी व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार, जिसको आप आईपीआर कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसमें कॉपीराइट, पेटेंट शामिल होते हैं। उसी तरह से भौगोलिक सूचक होता है। भारत में अगर हम देखें तो 2004-5 में सबसे पहले दार्जिलिंग चाय को दिया गया, यानी दार्जिलिंग के कुछ व्यापारी हैं, वो चाय जब बेचते हैं तो दार्जिलिंग नाम यूज कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि दुनिया के बहुत सारे व्यापारी दार्जिलिंग नाम यूज करके चाय बेचते थे, तो हमारा जो दार्जिलिंग की चाय था वो उतना व्यापार बाहर नहीं कर पाती थी। तो उसके कारण से भौगोलिक सूचक मिलने के बाद जो दार्जिलिंग का नाम है वो एक तरह से अन्य लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो भौगोलिक स्थान पर कोई उत्पाद है, उसको एक तरह से विशेषज्ञता उसकी बनी रहे या उसकी विशेषता बनी रहे, इसके लिए उसको भौगोलिक सूचक या जीआई टैग एक तरह से दिया जाता है। अब 2019-20 में अगर हम देखें तो कांदमन हल्दी को दिया गया उड़ीसा के पार्ट पर। रसगुल्ला देखें तो ये भी एक खाद्य पदार्थ के रूप में उड़ीसा को दिया गया है। अगर हम कोडाई कनाल मलाई पोंडू की बात करें तमिलनाडु में कृषि उत्पाद के रूप में। अगर हम पवंदम की बात करें हैंडीक्राफ्ट का हिस्सा है मिजोरम में। अगर हम नागो तैखरन की बात करें हैंडीक्राफ्ट का हिस्सा है मिजोरम में। अगर हमराम देखें हैंडीक्राफ्ट, ये भी मिजोरम के पार्ट पर। पलानी पंचामृतम की बात करें तो ये एक मंदिर में दिया जाने वाला प्रसाद है तमिलनाडु में, इसको भी दिया गया है। या अगर हम त्वालो पुआन की बात करें, हैंडीक्राफ्ट का हिस्सा कहां पर, मिजोरम। और मीजो पोंचे की अगर हम बात करें, ये भी हैंडीक्राफ्ट का पार्ट कहां से, मिजोरम में। इसी के साथ साथ अगर 2019-20 की लिस्ट में देखें तो गुलबर्गा की जो तूर दाल है कर्नाटक में, इसी के साथ साथ तिरूर बेटर लीफ जो केरल के पार्ट पर। कोला चिली की बात करें गोवा में। इदु मिश्मी टेक्सटाइल की बात करें, आप मिश्मी ध्यान रखें अरुणाचल प्रदेश की एक जनजाति है, उसके आधार पर आप अरुणाचल प्रदेश से इसको जोड़ सकते हैं, एक हैंडीक्राफ्ट है। या डिंडुगल तालों की बात करें तमिलनाडु के लिए, कदांगी साड़ी की बात करें या तमिलनाडु के लिए, या सिरविलीपुत्तर पलकोवा की बात करें, एक खाद्य पदार्थ है कहां से, तमिलनाडु। और कृषि उत्पादन के पार्ट पर असम से संबंधित है काजी नीमू। तो ये अलग अलग उत्पाद हैं जिनको 2019-20 में एक तरह से भौगोलिक सूचक दिया गया है। इसी के संबंध में हमारा प्री का क्वेश्चन है, भौगोलिक सूचक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसे डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स समझौते द्वारा स्थापित किया गया है, सही स्टेटमेंट है। भारत में दार्जिलिंग चाय को 2004-5 में पहला जीआई मानक दिया गया, सही स्टेटमेंट है। तीसरा, कांदमन हल्दी तथा रसगुल्ला जीआई मानक प्राप्त करने वाले 2019-20 में ओडिशा के नवीनतम उत्पाद हैं, दोनों सही है। तो 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर आपका डी। प्रधानमंत्री के द्वारा मन की बात में एक स्टेटमेंट दिया गया है कि जो टॉय इंडस्ट्री है, खिलौना बनाने का उद्योग है, ये दुनिया में लगभग 7 लाख करोड़ का है और इसकी संभावनाएं भारत में बहुत ज्यादा हैं, लेकिन भारत में उतना उत्पादन नहीं किया जाता है और बड़े पैमाने पर जो खिलौना है हम बाहर से मंगाते हैं। तो प्रधानमंत्री के द्वारा एक अपील की गई है, खिलौना उद्योग है उसको भारत में बढ़ावा दिया जाए। कर्नाटक के रामनगरम अगर हम जिले की बात करें तो वहां पर चन्नापटना एक तरह से इलाका है जो टॉय इंडस्ट्री के लिए, खिलौने उद्योग के लिए जाना जाता है और इसे एक तरह से टॉय सिटी कहा जाता है या इसे गोम्बेगेला औरू का नाम भी दिया जाता है कर्नाटक में। तो आप देखें ये चन्नापटना में बनने वाले जो खिलौने हैं उनकी यहाँ पर एक इमेज है, तो आप ध्यान रखें। और इसको भौगोलिक सूचक भी मिला हुआ है, यानी इसको कर्नाटक में जीआई टैग भी प्राप्त है, तो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसीलिए चन्नापटना जो टॉय सिटी है कर्नाटक में, किस जिले में, रामनगरम जिले में, उसके संबंध में हम यहाँ पर न्यूज ले रहे हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। चन्नापटना खिलौनों को जीआई मानक प्राप्त है, सही स्टेटमेंट है। यह कर्नाटक के रामनगर जिले में स्थापित है, ध्यान रखें टॉय सिटी भी इसे एक तरह से कहा जाता है। दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर है सी। अगली न्यूज देखें तो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं राम माधव, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है कि जो आरसीपी का समझौता है इसमें एक तरह से कुछ फ्लेक्सिबिलिटी या कुछ भारत की तरफ से एक इसमें शामिल होने के लिए जो प्रयास है वो एक तरह से हो सकता है। लेकिन भारत सरकार का जो सीधा एक बयान आया है कि भारत का जो स्टैंड है आरसीपी में शामिल होने को लेकर वो अभी भी है वही जो पुराना था, उसमें कोई बदलाव नहीं है। आप ध्यान रखें आरसीपी की जो बैठकें हैं वो 2012 में शुरू हुई थी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो ये जो आरसीपी का समझौता है इसमें आसियान के 10 देश शामिल हैं। अगर हम देखें तो आसियान के 10 देश तो शामिल हैं ही हैं, ये आसियान का सिंबल होता है, 10 देश हैं। उसके अलावा इसमें अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया है, उसके अलावा चीन है, भारत, इसके अलावा जापान, साउथ कोरिया और ये न्यूजीलैंड। तो अगर हम देखें आसियान के अलावा 6 देश मिलाकर 16 देशों ने 2012 में आरसीपी स्थापित करने के लिए एक तरह से वार्ताएं शुरू करी। पिछले वर्ष 2019 में अगर हम देखें तो भारत के द्वारा आरसीपी से अपने आप को अलग किया गया।
कारण ये बताया गया कि चीन इसमें शामिल है और भारत और चीन के बीच में चीन से हमें एक तरह से व्यापार घाटा है। आरसीपी में अगर भारत शामिल होगा तो चीनी उत्पाद बड़ी संख्या में भारत में आकर भारत के घरेलू बाजार को समाप्त कर देंगे। इसी आधार पर हमने आरसीपी से अपने आप को अलग किया और वर्तमान में आरसीपी में आप देखें, भारत के हटने के बाद आसियान के अलावा 5 और देश यानी 15 देशों का एक ये समूह है जो मुक्त व्यापार समझौता बनेगा एशिया प्रशांत क्षेत्र में। तो भारत इसमें अपनी फ्लेक्सिबिलिटी कैसे दिखाएगा ये भविष्य की बात है, लेकिन सरकार के द्वारा कहा गया है कि भारत सरकार के स्टैंड में कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो इसी आरसीपी के संबंध में हमने प्री का एक क्वेश्चन लिया है। आरसीपी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यह एशिया प्रशांत भागीदारी के लिए कार्य करने वाला एक मुक्त व्यापार समझौता होगा, यानी फ्री ट्रेड के लिए इसको स्थापित किया जाएगा एशिया प्रशांत क्षेत्र में। इसके लिए 16 देशों ने वार्ता 2012 में प्रारंभ करी। ध्यान रखें, भारत शामिल था तो 16 देश थे, वर्तमान में भारत अलग हो गया है तो देश कितने बचे हैं इसमें? 15। भारत प्रारंभ में इसमें शामिल था परंतु 2019 में अलग हो गया। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर है आपका डी। लास्ट न्यूज पर आते हैं, ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से संबंधित है। अगर हम यहां पर देखें तो लक्ष्य इंस्टीट्यूट, इसको भारत सरकार की तरफ से खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है। देखिए, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की बात करें तो भारत में 7 अलग अलग श्रेणी में दिए जाते हैं और यहां पर आप देखें तो जो अलग अलग पुरस्कारों की जो पुरस्कार राशि है उसमें 2020 में इस वर्ष परिवर्तन किया गया है। सबसे बड़ा खेल पुरस्कार हमारा कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसकी जो पुरस्कार राशि है 7.5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो इसकी राशि 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है। द्रोणाचार्य अगर लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया गया है तो ये 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है। सामान्य रूप से द्रोणाचार्य पुरस्कार यानी द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रशिक्षकों या जो ट्रेनर्स हैं उनको दिया जाता है और ये 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख। और ध्यानचंद पुरस्कार की बात करें तो ये 5 लाख से बढ़ाकर कर दिया गया है 10 लाख। तो ये परिवर्तन किया गया है। कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? 7। पहला हम देखते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, पहली श्रेणी है और पहली बार है देखें 5 खिलाड़ियों को एक साथ दिया गया है। रोहित शर्मा क्रिकेट के लिए, मरियप्पन टी पैरा एथलीट है, मानिका बत्रा टेबल टेनिस, विनेश फोगाट रेसलिंग के लिए, रानी रामपाल भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन है। इसी के साथ साथ द्रोणाचार्य पुरस्कार अगर हम लाइफ टाइम कैटेगरी में देखें तो यहां पर 8 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। रेगुलर कैटेगरी में अगर हम देखें तो यहां पर यह 5 लोगों को पुरस्कार दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार की तीसरी कैटेगरी आप देखें तो अर्जुन पुरस्कारों में अगर आप देखें तो 27 लोगों को यह पुरस्कार कुल मिलाकर दिया गया 2020 में। ध्यानचंद पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ध्यानचंद पुरस्कार चौथी कैटेगरी है और कुल मिलाकर कितने लोगों को दिया गया है? 15। तेंजिन नोर्गे, आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट पर एडमंड हिलेरी के साथ चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। तो भारत में उनके नाम पर जो एडवेंचर स्पोर्ट है यानी जो साहसिक आपके खेल हैं उनको बढ़ावा देने के लिए तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड भी दिए जाते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में। तो ये दिए गए कितने लोगों को? 8 लोगों को। ये 5वीं श्रेणी है। अगर हम 6वीं श्रेणी की बात करें तो विभिन्न प्रकार के जो शिक्षण संस्थान है, स्कूल है, कॉलेज है, विश्वविद्यालय हैं, जहां स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाता है, तो ऐसे संस्थानों को जो शिक्षण कार्य भी कर रहे हैं और खेल को बढ़ावा देते हैं उनको मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी दी जाती है और 2020 के लिए दिया गया चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी को। और 7वां और अंतिम पुरस्कार राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है और ये खेल को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग संस्थान जो कार्य कर रहे हैं उनको दिया जाता है। पहला अगर आप देखें, नए टैलेंट का पता लगाने के लिए लक्ष्य इंस्टीट्यूट और आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट को दिया गया है। इसके अलावा कंपनियों के द्वारा जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है यानी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए जो खर्च किया जा रहा है और उससे खेल को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन यानी ओएनजीसी को इसके लिए पुरस्कार दिया गया है। तीसरी कैटेगरी देखें तो स्पोर्ट पर्सन को अलग अलग रोजगार देने के लिए एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को पुरस्कृत किया गया है और खेल के विकास में काम करने के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट IISM को पुरस्कृत किया गया है। तो 7 अलग अलग श्रेणियों में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। इसी के संबंध में प्री का क्वेश्चन देखें। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यह पुरस्कार 7 अलग अलग श्रेणियों में दिया जाता है। सही स्टेटमेंट है। इसमें अधिकतम नगद पुरस्कार 25 लाख रुपए राजीव गांधी खेल रत्न विजेता को प्रदान किया जाता है। सही स्टेटमेंट है। इसी साल 7.5 लाख से 25 लाख किया गया है। 2020 में पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 खिलाड़ियों को दिया गया है। अब मैंने डिस्कस किया 5 लोगों को पहली बार एक साथ दिया गया है। 2-3 तो दिए गए हैं लेकिन 5 पहली बार हुआ है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर है आपका डी।
तो ये हमारा 31 अगस्त 2020 का समाचार विश्लेषण था। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से प्रस्तुत करते रहेंगे। जो प्री और मेंस के क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप हमारे बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।